हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार हरिद्वाल आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन ओबीजी का जो फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट क्लास है, वो पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है यहाँ पर मैंने बताया है, टॉपिक का नाम लिखा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? नॉर्मली ये देखने को मिलता है अपन को फीमेल के अंदर, मेल के अंदर कभी नहीं देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? फीमेल के अंदर। और इसीलिए ये टॉपिक जो है एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और जो ओबीजी के अंदर भी पढ़ा जाता है टॉपिक, उसके अंदर भी मेंसुरेशन का ब्रॉड टॉपिक पढ़ा जाता है। और ये टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन वर्ड क्या है? ये मेंसुरेशन वर्ड है, वो डील है, एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत अपन दो चीजों की स्टडी करते हैं, दो साइकिल्स की स्टडी करते हैं। एक तो यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस की स्टडी करते हैं, और एक ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेस की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको अपन यूटेराइन साइकिल के अंदर पढ़ते हैं, और जो ओवेरी के अंदर चेंजेस होते हैं उनको अपन ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो नॉर्मली अपन बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मोस्टली कौन सी साइकिल होती है? यूटेराइन साइकिल। वैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दोनों मिलकर बनाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जब तक ये एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये कंप्लीट नहीं होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। इसीलिए यूटेराइन साइकिल के साथ साथ में ओवेरियन साइकिल को भी पढ़ा जाता है। लेकिन आपने जो आज तक पढ़ा है, आज तक आगे पढ़ते आए हो, 12th क्लास में भी तुम लोग पढ़ते आए हो, उसमें तुम लोगों ने यही पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके अंदर यही पढ़ा है मेंस्ट्रुअल फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। कभी तुमने नहीं पढ़ा फॉलिकुलर फेज क्या होती है, ल्यूटियल फेज क्या होती है। तो जब सब पढ़ते आए तो आज तक जो अपन ने पढ़ा है वो कौन सी साइकिल के बारे में पढ़ा है? यूटेराइन साइकिल के बारे में पढ़ा है। कौन सी साइकिल के बारे में? यूटेराइन साइकिल के बारे में। तो मैं ये साइकिल पढ़ाने से पहले यूटेराइन साइकिल को अपन बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ते हुए आ रहे हो, और जो पढ़ते हुए और यूटेराइन साइकिल जो डिपेंड रहती है वो किस पर रहती है? ओवेरियन साइकिल पर। किस पे रहती है? ओवेरियन साइकिल पर। तो अपन जो यूटेराइन साइकिल है, या जो एक्चुअल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन आज तक बोलते हैं, कौन से को बोलते हैं? यूटेराइन साइकिल। तो उसकी अपन बात बाद में करेंगे। पहले अपन बात किसकी करते हैं? ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, इस सब की बात करते करते पता चला अपन को कि ओवेरी का नाम ले रहे हैं अपन, तो ये साइकिल जो है वो कहाँ होगी? ओवेरी के अंदर क्या होगी? पूरी होगी। तो जब ओवेरी के अंदर पूरी होगी तो यहाँ पर ओवेरी के अंदर कुछ ना कुछ क्या पाई? कुछ ना कुछ ऐसा क्रियाविधि होगी कि इसके अंदर ये साइकिल है, इसके अंदर जो चेंजेज आएंगे, और इस साइकिल का जो मुख्य लक्षण होगा, जो इस साइकिल के द्वारा कोई चीज बनाई जाएगी, कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो क्या बनाया जाएगा? ओवम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ओवम। तो ओवम बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो साइकिल जहां जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? ओवम बनाया जाता है। ये सब चीजें कहाँ होती हैं? ओवेरी के अंदर। तो अपन इस ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या पढ़ेंगे? ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओवेरी के अंदर होने वाले चेंजेज पढ़ेंगे। अब ये ओवेरी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से नहीं होते, इन सब के बारे में अपन डिटेल आज स्टडी करेंगे। क्या होता है ओवेरियन साइकिल में? मैंने बताया था जो हिस्टोलॉजी के आधार पे जो ऑर्गन्स को बांटा जाता है, मेरी प्रीवियस जो क्लासें थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हिस्टोलॉजी के आधार पे ऑर्गन्स को दो भागों में बांटा जाता है, होलो ऑर्गन और पेरेनकाइमेटस ऑर्गन। तो ये ओवेरी जो होती है वो पेरेनकाइमेटस ऑर्गन होती है, और पेरेनकाइमेटस ऑर्गन के दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट। तो जो कोर्टेक्स पार्ट होता है हर ऑर्गन का वो फंक्शनल पार्ट होता है, और मेडुला पार्ट होता है वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट नहीं होता है। तो जो ओवेरी का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वहां पर क्या पाई जाती है? ओवेरी के जो फंक्शनल पार्ट होता है कोर्टेक्स, वहां पर क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स पाई जाती हैं। अब ये फॉलिकल्स कहाँ से आई ओवेरी के अंदर, कहाँ से नहीं आई, ये अपनी जो और क्लासें आएंगी, या जो मैंने प्रीवियस में जो क्लासें ले चुके हैं, अपने ऐप पर जो क्लासें दी हुई हैं उनके अंदर आप डिटेल में स्टडी कर लेना। ये फॉलिकल्स ओवेरी में कहाँ से आई, कैसे बनी, इन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पढ़ाया हुआ अपन मेरे द्वारा है। तो यहाँ ओवेरी के अंदर क्या आती है? फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। आपने पढ़ा है ये उगोनिया के बाद में जैसे ही उसमें अर्धसूत्री विभाजन होना शुरू होता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जो मियोसिस जो विभाजन होता है, उसके अंदर जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और एक होता है समसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्रीय मियोसिस और समसूत्रीय मिटोसिस। तो जो मियोसिस विभाजन होता है वो हमेशा ध्यान रखना, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें मैं अभी बता देता हूँ। समसूत्रीय विभाजन हमेशा होता रहता है अपनी बॉडी में, कहीं पर भी होता रहता है, जहां अपन को सेल की ग्रोथ की जरूरत पड़ती है वहां पर होता रहता है। लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन हमेशा गोनेड्स के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में होता है? गोनेड्स के निर्माण में, जहां पर अपन को गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी चाहिए होती है? हाफ चाहिए होती है, आधी चाहिए होती है, एन अवस्था में चाहिए होती है, अगुणित अवस्था में चाहिए होती है। वहीं पर हमेशा क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। और बॉडी में कहीं पर भी अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। अपने यहाँ कोई कट लग गया, हाथ पे कोई कट लग गया, पैर पे कोई कट लग गया, तो वहां कभी भी अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। वहां कौन सा विभाजन होता है? समसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन कहां होता है? जहां जहां पर गोनेड्स के निर्माण की जरूरत होती है वहां वहां पर ही क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन। तो ओवेरी के अंदर क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स पाई जाती हैं। जो फॉलिकल्स होती हैं ओवेरी के अंदर क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ये जो फॉलिकल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं। आपने पढ़ा है आज तक, फॉलिकल्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनती है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ये सब में धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं होता। फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स जन्म के समय ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि बिफोर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में भी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तब तक उन्हें कई को घोनिया बोलते हैं, अधिकतर को घोनिया बोलते हैं, और जो कुछ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। और क्लासेज अपनी है, प्रीवियस जो क्लासेज है उनके अंदर ये डिस्कस से पढ़ाया गया अपना कि फॉलिकल्स कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती हैं। और आगे भी जब अपन oogenesis पढ़ाएंगे तो उस दौरान मैं और अच्छे से बताऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ जो फॉलिकल्स होती हैं वो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है। अब ये फॉलिकल्स होती हैं तब तक नहीं बढ़ती हैं आगे जब तक इनको कोई ट्रिगर फैक्टर नहीं मिलता है। तुम लोग एक जगह खड़े रहते हो, चुपचाप खड़े हो, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, जब तक तुम्हें कोई आके धक्का नहीं दे कि आगे चल भाई, तब तक तुम नहीं चलते हो। या जब तक तुम्हें कोई कहे नहीं, तुमको एक जगह खड़ा करके चले गए, आर्मी की परेड में गए हो, एक जगह खड़ा कर दिया, और उसके बाद में जब तक आर्मी वालों ने कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तब तक वहीं खड़े रहना पड़ता है आपको। जब तक वो नहीं कहे कि आपको आगे चलना है तब तक आप नहीं चलते हो। तो ऐसा ही यहाँ होता है कि जब तक फॉलिकल्स को कोई आके नहीं कहता है तब तक ये ग्रो करती ही नहीं है। और इनको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है? आपने अच्छे से पढ़ा है FSH। क्या पढ़ा है? FSH। ये FSH हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सीक्रेट कहां से होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और किसके प्रभाव में होता है? GnRH। जो कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट इंस्ट्रक्शन देता है कि FSH हार्मोन को जो है वो आप क्या करो? रिलीज करो। जैसे ही FSH हार्मोन रिलीज होता है तो ओवेरी के पास में सिग्नल पहुंचाता है। इसका जो FSH हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? ओवेरी। ये ओवेरी पे आता है और अपना सिग्नल पहुंचाता है, ओवेरी को बोलता है कि जो आपके पास फॉलिकल्स रखे हुए हैं उनको क्या करो? धीरे धीरे ग्रो करो। तो ये फॉलिकल्स जो है वो बढ़ने लगती है, और फॉलिकल्स बढ़ती हुई कहाँ पहुंचती है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। कहाँ पहुंचती है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। कहाँ पहुंचती है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है। अब सुनो, यहां पर अभी तक क्या चल रहा है? अर्धसूत्रीय विभाजन चल रहा है, मियोसिस चल रहा है। क्या चल रहा है? मियोसिस चल रहा है, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट चल रहा है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट चल रहा है। मेरा बताया हुआ है फॉलिकल्स कौन सी अवस्था में होती हैं, कौन सी अवस्था में नहीं होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन का भी प्रोफेज जो अवस्था होती है उसकी फर्स्ट अवस्था में ही ये क्या रहती है? रुकी हुई रहती है। इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट नहीं होता है। तो जैसे ही इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट होता है इनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोल देते हैं। और प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद में धीरे धीरे ये मैच्योर होती हुई कहाँ पहुंचती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। कहाँ पहुंचती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। कहाँ पहुंचती है? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है वही वहीं तक होता है। इसके बाद में ये मैच्योर होने के बाद में क्या बनती है? ग्राफियन फॉलिकल्स। ये क्रिया तो यहाँ हो गई, क्या बन गया? ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये तुम लोगों ने आज तक पढ़ा है, लेकिन मैं बताता हूं कि ये कैसे बनती हैं, क्या होता है, क्या हार्मोन आते हैं, क्या हार्मोन नहीं आते हैं, और कैसे काम करते हैं ये हार्मोन। ये सारी प्रोसीजर अपन आज पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है।
क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ये अपनी एक क्या है, ओवेरी है। क्या है अपनी एक ओवेरी। यहाँ पर है फॉलिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स, बहुत सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, बहुत सारे, लगभग 2 लाख से 20 लाख जो फॉलिकल्स हैं वो पाई जाती हैं। 2 लाख से लेकर 20,000 40,000 के आसपास जो है फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं बोथ ओवेरीज के अंदर, बोथ ओवेरीज के अंदर। हर एमसी साइकिल के दौरान दोनों ओवेरी से 5 से लेकर 20 जो फॉलिकल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती है। 5 से लेकर जो 20 फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। जैसे ही एफएसएच आया, इन फॉलिकल्स में कोई 5 या 20 जो फॉलिकल्स दोनों ओवेरी से, एक ओवेरी से नहीं, दोनों ओवेरी से ग्रो होना शुरू होता है और धीरे धीरे ग्रो करती हुई कहां पर पहुंचती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स में। कहां पर पहुंचती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल से जैसे जैसे ग्रो करती हैं वैसे वैसे एक हार्मोन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ में एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एलएच, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आता है। कैसे आता है, बहुत ही कम मात्रा में आता है। यहाँ पता डिटेक्ट हो ही नहीं पाता है, बहुत डिटेक्ट करने के लिए बहुत माइनर प्रोसीजर करनी पड़ती है, उस वजह से डिटेक्ट हो पाता है। कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ती है ये आगे चलकर मैं बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईस्ट्रोजन आता रहता है और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन आता है तो यूटेराइन साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम की ग्रो होती रहती है। यहाँ ईस्ट्रोजन आ रहा है, जैसे ही मियोसिस क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो इसका मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बदल चुकी है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में बदल चुकी है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। या तुम लोग जो बोलते हैं सेकेंडरी oocyte में, किस में बदल चुकी है, सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल चुकी है। और जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलती है, ये जो संख्या 5 से 20 हुई थी, मान लो 5 हुई थी, वो यहाँ प्राइमरी फॉलिकल्स तक 5 है, यहाँ जाते जाते 4 हो चुकी है या 3 ही हो चुकी है। यहाँ जाते जाते कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। जो ज़्यादा मैच्योर होने की ओर अग्रसर होता है तो फिर जो दूसरी फॉलिकल्स होती है वो अपना न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर देती है, खुद क्या हो जाती है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। यहाँ इधर क्या सीक्रेट हो रहा है, और ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन क्या होने लगता है, सीक्रेट होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट होता है लेकिन लोअर अमाउंट में सीक्रेट होता है। मेन जो हार्मोन होता है इस स्टेज का वो कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और उसके बाद में कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम मात्रा में होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में। जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बनी उसके बाद में धीरे धीरे और मैच्योर होती है, और मैच्योर होती हुई लगभग ये 2 ही हो जाती है, और 2 ही हो जाती है उसके बाद में कितनी होगी, 1 होगी। ये जो 1 वाली प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं अपन मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। लगभग साइकिल के 12वें दिन पर क्या बन जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। 0 डे से अपन ने क्या किया, शुरुआत की, लगभग 4 या 5 दिन पर क्या बन जाती है, प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद में लगभग 10 दिन के आसपास सेकेंडरी फॉलिकल्स का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट। और 12 दिन पर क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। ये किसका सीक्रेशन कर रही है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाने का काम करता है। उधर यूटेराइन साइकिल के अंदर ये हार्मोन सारे काम में आ रहे हैं। और किसका सीक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का। एफएसएच का सीक्रेशन हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, किसके प्रभाव में, जीएनआरएच के प्रभाव में। और उसी हार्मोन जीएनआरएच के प्रभाव में एक और हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एलएच हार्मोन। मैंने बताया था पूरी साइकिल के दौरान यहां तक एलएच हार्मोन आ रहा है, लेकिन कैसा है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और जो है एफएसएच उससे क्या है, लोअर अमाउंट में। एफएसएच ने जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनाया वैसे ही इसने फॉलिकल्स को पूरा क्या कर दिया, मैच्योर कर दिया। तो वो मैच्योर कर दिया, इसका मतलब एफएसएच हार्मोन जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। जैसे ही ये अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है तो ग्राफियन फॉलिकल से सबसे अधिकतम अमाउंट में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी अपना मैक्सिमम लेवल क्या अचीव कर लेता है। एफएसएच जैसे ही मैक्सिमम लेवल अचीव करता है वैसे ईस्ट्रोजन अपना मैक्सिमम लेवल क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। और उसके बाद में क्या अचीव होता है, एलएच जो हार्मोन है उसको रास्ता मिल जाता है और वो अपने लेवल को तुरंत बढ़ाता है। एफएसएच और ईस्ट्रोजन के प्रभाव में जैसे ही इन दोनों हार्मोन्स का लेवल सबसे अधिकतम स्तर पर होगा तो उसी दौरान एलएच हार्मोन का लेवल भी क्या होगा,
अधिक तेज गति से बढ़ेगा। और जब तेज गति से बढ़ता है तो तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आज तक, LH सर्ज। LH सर्ज, LH सर्ज की क्रिया कंप्लीट होगी और कौन से दिन? 14 डे, 13 दिन या 14 दिन के ऊपर, 13 दिन या 14 दिन के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है? LH सर्ज। और आपने साइकिल में पढ़ा है कि 14 डे के ऊपर क्या सीक्रेट होता है? ओवुलेशन होता है। सही है ना बात? 14 डे पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो 14 दिन के ऊपर क्या होता है कि LH सर्ज होने की वजह से ओवुलेशन होता है। क्या होता है? ओवुलेशन। FSH जो होता है वो ओवुलेशन से लगभग 36 घंटे पहले, लगभग 36 घंटे पहले इसका लेवल क्या होता है? मैक्सिमम। और उसके बाद में किसका लेवल मैक्सिमम होगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन का। लगभग 24 घंटे पहले क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो अधिकतम पहुंच जाएगा। और ये LH सर्ज की प्रोसेस कब होगी? ओवुलेशन से 12 से 24 घंटे पहले, 12 से 24 घंटे पहले कौन सी प्रोसीजर होगी? LH सर्ज की प्रोसीजर होगी। और जैसे ही LH सर्ज होगा वैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर देता है? लाइसिस कर देता है। इसकी जो सेल्स होती है, इसके जो कवरिंग लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा वगैरह, और उसको क्या कर देता है? ये लाइसिस कर देता है। और जैसे ही लाइसिस करता है तो यहाँ से इसके अंदर से क्या निकल जाता है बाहर? सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता है बाहर? सेकेंडरी oocyte निकलता है। क्या निकलता है बाहर? सेकेंडरी oocyte निकलता है। तुम लोग बोलते हो हमेशा IMC साइकिल के दौरान ओवम का सीक्रेशन होता है, ओवम का सीक्रेशन होता है। कभी भी ओवम का सीक्रेशन नहीं होता है। हाँ, मान लिया तुम लोगों ने आज तक पढ़ते आए हो ओवम का सीक्रेशन होता है, ओवम का सीक्रेशन होता है, लेकिन कभी भी ओवम का सीक्रेशन नहीं होता है। किसका सीक्रेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है? सेकेंडरी oocyte। ये क्या होता है सेकेंडरी oocyte? क्यों होता है इसी का सीक्रेशन? मैंने यहां पर बताया था आपको, ये अर्धसूत्री विभाजन पस्ट में ही क्या रहती हैं? उपस्थित रहती हैं। फॉलिकल्स वहीं प्रेजेंट होती हैं। और क्लासेज में मैंने बताया ही है कि यहाँ पर प्रोफेज पस्ट के अंदर ही रुकी हुई रहती हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होती है प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलती हैं और ज़्यादा मैच्योर होती हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स में जैसे ही बदलती हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हो चुका है? अर्धसूत्री विभाजन पस्ट कंप्लीट। और उसके बाद में ये जब से ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलती है तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड चल रहा है, लेकिन कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में आकर क्या हो चुका है? स्टॉप। मेटाफेज सेकंड में आकर क्या हो चुका है? स्टॉप। यह यहीं पर रुक चुका है। तो जब यहीं पर रुक चुका है तो कंप्लीट का निर्माण हुआ ही नहीं है। और जब कंप्लीट बना ही नहीं है तो अपन इसे ओवम नहीं कह सकते। क्या कहते हैं इसे? सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। ध्यान रखना, तुम मेडिकल के स्टूडेंट हो, कोई आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, BSc के स्टूडेंट नहीं हो कि तुम लोग डायरेक्ट बोल देते हो ओवम सीक्रेट हुआ है। कभी भी वो ओवम नहीं होता है। क्या होती है ओवम? सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। तो क्वेश्चन यहां से अपीयर होता है कि ओवम कब बनता है? ओवम कब बनता है? ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे तुम लोगों को मिल जाएगा। याद रखना, यहां पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है और तुम्हारे दिमाग में भी यहां पर ये क्वेश्चन आया है कि ओवम कब बनता है, कब नहीं बनता है। भाई मैंने बोला है ये चीज की सेकेंडरी oocyte सीक्रेट होता है। मैं मेरी बात पर सही हूं और मैं इस बात को सिद्ध भी कर देंगे धीरे धीरे कि सेकेंडरी oocyte ही बोलते हैं इसे। ओवम कब बनता है, कब नहीं बनता है, ये सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आगे आ जाएंगी। ध्यान लगा कर रखना इस चीज को, भूल मत जाना। एक भी कंटेंट को मिस किया, कभी भी क्लास को स्किप किया, उसके बाद में समझ में नहीं आएगा कि क्या रामायण बक के चले गए। ध्यान रखना अच्छे से, ये सेकेंडरी oocyte होता है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte सीक्रेट होता है तो सीक्रेट होने के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो रिवर्स जो हिस्सा बचा है उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। किसका निर्माण करता है ये? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। किसका निर्माण होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? आज तक तुमने पढ़ा होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सेकंड होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन,
आज तक आपने ये दो ही पढ़े होंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, यहां मैंने प्रोजेस्टेरोन पहले लिखा है, उसके बाद में कौन सा लिखा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। करता दोनों का सीक्रेशन है, होता इधर फॉलिकल्स से भी दोनों का सीक्रेशन है, लेकिन फॉलिकल्स मेनली किसका सीक्रेशन करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का, और कॉर्पस लूटियम मेनली किसका सीक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। किसका सीक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तभी तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, ओसीपी के अंदर बाइफेजिक होता है, सबसे पहले ईस्ट्रोजन देते हैं, ईस्ट्रोजन की डोज ज़्यादा होती है, उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन की डोज ज़्यादा होती है। तो वो फेज इसीलिए होती है क्योंकि सबसे पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा काम करता है और उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या रहती है, जरूरत। क्योंकि उधर यूटेराइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल के साथ साथ में एक और साइकिल चल रही है, कौन सी, यूटेराइन साइकिल। और जब ईस्ट्रोजन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाना। तो यहां पहले किसकी जरूरत है, एंडोमेट्रियम को ग्रो तो करवाओ, एंडोमेट्रियम को क्या करो, ग्रो तो करवाओ। मैं उसके अंदर बताऊंगा कि एंडोमेट्रियम में क्या क्या ग्रो होता है, कौन कौन सी सेल्स बनती है, कौन कौन सी जो लेयर बनती हैं, कैसे कैसे होता है, वो सब अपन जैसे ही यूटेराइन साइकिल पढ़ेंगे उस दौरान बताऊंगा। तो पहले ईस्ट्रोजन का ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन होता है और उसके बाद में कौन, किस हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। दो हार्मोन का और सीक्रेशन होता है, एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन और एक हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन। क्या होता है, इनहिबिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको प्रॉपर अमाउंट में ग्रो करवाता रहेगा, जितनी ग्रोथ हो चुकी है उसे रोकने का काम करेगा। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, जो ये स्क्विच हुई है, जो थीका एक्सटर्नल मसल जो स्क्विच हुई है, उस स्क्विच को होने को रिलैक्स करवाएगा, वापस क्या करेगा, रिलैक्स। जब तुम तनाव में आ जाते हो, तनाव में आने के बाद में तुमको रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, तो वो रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो है कॉर्पस लूटियम की, जो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो स्क्विच हुई है कंडीशन, उसको वापस से रिलैक्स करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या काम करता है भाई, इनहिबिन का भी कुछ ना कुछ काम होता है। क्या काम करता है, इधर से क्या आ रहा है, एफएसएच हार्मोन आ रहा है, कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये लगातार आता ही रहे, रुके ही नहीं। तो एफएसएच का तो एक ही काम है, फॉलिकल्स को क्या करना, स्टिमुलेट करना। तो इसका काम ये होने की वजह से जो बाकी फॉलिकल्स बची हुई हैं उनको भी क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो उससे बचाना है अपन को, क्योंकि एक एमजी साइकिल तो कंप्लीट हुई नहीं और उससे पहले ही फॉलिकल्स वापस से बढ़ने लग गई। ऐसा नहीं होता है, इसलिए भगवान ने अपना जो सिस्टम है बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है। एक ऐसा नेचुरल पाथवे क्रिएट किया हुआ है कि एक भी चीज इसमें अबनॉर्मल होती है ना, तो फिर अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है। और ये मनुष्य से मेड ही होती है, म्यूटेशन हो जाते हैं, कोई ना कोई रेडिएशन की वजह से कुछ चेंजेज हो जाते हैं, एमजी साइकिल में कुछ अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, डाइसमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलती है। ये सब अपने द्वारा ही बनाए हुए हैं, वरना भगवान ने तो सोच समझ के बनाया था अपने सिस्टम को। क्या बनाया था कि जैसे ही इनहिबिन हार्मोन आता है तो इसका काम क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास नेगेटिव फीडबैक भेजता है, बोलता है कि उसको रोक दो। किसको रोक दो, एफएसएच हार्मोन को रोक दो, क्योंकि एफएसएच हार्मोन का काम जो है वो मुझे पसंद नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक एफएसएच यहां नहीं आ सकता। ये काम किसका है, इनहिबिन हार्मोन का है। जैसे ही इनहिबिन हार्मोन एक्टिव होता है एफएसएच आना क्या हो जाता है, बंद। तो फॉलिकल्स की ग्रो आगे होती ही नहीं है, और जब नहीं होती है तो यहां से कंडीशन चेंज होती है, एक तो प्रेग्नेंट स्टेज और एक नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की। किसकी बात करेंगे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की। भाई सही है, प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में एमजी साइकिल नहीं आती है, अपन पढ़ा है अपन ने। और जब नॉन प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसके अंदर आगे एमजी साइकिल फिर से आती है। ऐसा क्यों होता है कि उसमें साइकिल नहीं आती है और नॉन प्रेग्नेंट में साइकिल आती है? तो सबसे पहले अपन बात किसकी कर लेते हैं, नॉन प्रेग्नेंट की। तो नॉन प्रेग्नेंट में क्या होता है, कॉर्पस लूटियम बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कर रहा है, ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर रहा है, रिलैक्सिन का प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेशन कर रहा है, इनहिबिन का हार्मोन का लगातार क्या कर रहा है, सीक्रेशन कर रहा है। यहां मान लिया अपन ने किसकी जरूरत है, अपन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ रही है एमसी साइकिल को रोकने के लिए, इनहिबिन हार्मोन की। किसकी पड़ रही है, इनहिबिन हार्मोन की। किसकी पड़ रही है, इनहिबिन। मान लिया अपन ने उधर यूटेराइन साइकिल में प्रोजेस्टेरोन जरूरी है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन इधर एफएसएच को रोकने के लिए किसकी जरूरत है, इनहिबिन की जरूरत है। तो इनहिबिन क्या काम करता है और कहां से सीक्रेट होता है, भाई सीक्रेट कहां से होता है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम भी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट है, इसे जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। जब न्यूट्रिशन चाहिए तो वो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है,
GnRH गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं क्या से LH हार्मोन। कौन सा? LH हार्मोन। LH हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन का मतलब होता है जो गोनेड्स को कुछ ना कुछ ट्रोफिन दे, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन दे, वो प्रोवाइड करवाए। तो LH हार्मोन का काम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। जब तक कॉर्पस ल्यूटियम को न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तब तक इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक तुमको घर वाले खाना देते हैं तब तक तुमको पढ़ने वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं है, स्टडी की जरूरत पड़ती नहीं है, और जब तक तुमको जरूरत नहीं पड़ती है तब तक तुम सीरियसली कोई काम करते ही नहीं हो। सही है ना बात? तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम को न्यूट्रिशन मिल रहा है तब तक ये आराम से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनेबिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है। सही है कि नहीं? और जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलना क्या हुआ? बंद। क्योंकि LH हार्मोन की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? ये लगभग 7-8 दिन तक ही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसको न्यूट्रिशन क्या कर सकता है? प्रोवाइड करवा सकता है। लाइफ लॉन्ग नहीं, 2-3 महीने तक नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर तो 9 महीने ही होती, तो 9 महीने से पहले नहीं, 7 दिन तक ही दे सकता है, 7-8 दिन। उसके बाद में तो देगा ही नहीं। और जब भी इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे डलनेस आना शुरू होगा। डलनेस आना शुरू होगा तो न्यूट्रिशन की कमी होती जाएगी, धीरे धीरे डीजनरेशन होता जाएगा, और डीजनरेशन होने के बाद में किस में बदलेगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। किस में बदलेगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और जैसे ही ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा उसके बाद में ना तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कर पाएगा, ना एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कर पाएगा, ना इनहिबिन हार्मोन का क्या कर पाएगा? सीक्रेशन कर पाएगा। और जब इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा तो FSH को रोकने के लिए कोई नहीं होगा, और जब कोई नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका सीक्रेशन होगा? FSH हार्मोन का। किसका सीक्रेशन होगा? FSH हार्मोन। और FSH हार्मोन का काम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, और जब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करेगा तो क्या आएगा? फॉलिकल्स में ग्रो, और नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगी? शुरू। नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगी? शुरू। अब अपन बात करते हैं प्रेग्नेंट स्टेट के लिए। किसके लिए बात करते हैं? प्रेग्नेंट स्टेट के लिए। भाई प्रेग्नेंट स्टेज में भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। सही है कि बात? भाई प्रेग्नेंट स्टेज में ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा कि MC साइकिल 9 महीने तक नहीं आती है। सही बात है ना? जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में MC साइकिल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्यों आती है? कभी नहीं आती है। और उसके बाद में क्या होता है? आगे चलकर तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी नहीं आती, क्योंकि जैसे ही लेबर की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बाद में कभी कभी देखने को मिलता है MC साइकिल किसी के 3 महीने बाद आ रही है, किसी के 6 महीने बाद आ रही है, किसी को 1 महीने के बाद में ही आ जाती है। ये बाद की बातें अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी अपन क्या देखते हैं? प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होता है? प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होता है? ये क्या बन गया? कॉर्पस लूटियम बन गया। कॉर्पस लूटियम का काम क्या है? वही प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करना, वही ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करना। किसका सीक्रेशन करना? एस्ट्रोजन। यही रिलैक्सिन और यही किसका सीक्रेशन करना? इनहिबिन हार्मोन का क्या करना? सीक्रेशन करना। क्या करना? सीक्रेशन करना। और जब इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है तब तक क्या आ रहा है? FSH नहीं आ रहा है। और इसको LH हार्मोन 7-8 दिन तक क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। 7-8 दिन तक क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। और जब इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है अच्छे से तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसको। और उसके बाद में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो उधर यूट्रस के अंदर एक चेंजेज हो रहा होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होती है, और उस इम्प्लांटेशन की प्रोसीजर के दौरान ब्लोस्टुला बन रहा होता है, ट्रोफोब्लास्ट बन रहा होता है, और वो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसके बाद में जो बाहर वाला होता है ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास उसमें कुछ सेल्स का डिवाइडेशन हो जाता है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे उसमें होता रहता है तो वहाँ पे 2 लेयर बनती रहती हैं। ट्रोफोब्लास्ट 2 भागों में बदलता रहता है, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है उससे एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है बीटा एससीजी। बीटा एससीजी। और ये हार्मोन आना शुरू हो जाता है 7 से 8वें दिन। कौन से दिन? 7 से 8वें दिन। और ये हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन मैंने बताया था
LH भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। क्रियाविधि अलग अलग है दोनों की। ये मेनली काम करता है लाइसिस का और ओवुलेशन करवाने का, और ये क्या काम करता है, गोनेड्स को न्यूट्रिशन देने का, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या देने का, न्यूट्रिशन देने का। तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, बीटा एसिजी। कितने दिन बाद, 7-8 दिन बाद। पहले तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, LH हार्मोन से न्यूट्रिशन मिल रहा है। और जैसे ही LH हार्मोन ने अपना काम करना बंद किया कि नहीं साहब अब तो मैं नहीं दूंगा, समझ रहे हो इस चीज को, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे ही समझ लो। प्रॉपर तुम रूम लेके रहते हो, रूम किराए पे लेके रहते हो, कोई कोई होता है जो रूम किराए पे लेके रहता है, और जब किराए पे लेके रहता है वापस छोड़ के चला जाता है, दोस्त के पास आ जाता है, दोस्त 1 दिन रोटी दे देता है, 2 दिन दे देता है, 5-7 दिन दे देता है, 7 दिन बाद में यही कह देता है यार देख तू तेरा खुद का रूम देख ले, सही है ना बात, और उसके बाद में तू खुद बनाना शुरू कर दे। कभी कभी की बात तो फिर भी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा नहीं दे सकता, 5-7 दिन की बात चलती है, इसके बाद में मैं नहीं दे सकता। वही काम है, LH क्या कहता है, मैं 7-8 दिन तक तो तुझे रख सकता हूँ जीवित, उसके बाद में मेरी बस की बात है ही नहीं। और जब बस की बात है ही नहीं तो फिर बीटा एसिजी आता है और क्या कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं तेरे साथ, मैं खड़ा हूं कॉर्पस ल्यूटियम तेरे साथ, जब तक मेरे सांसों में सांस है तब तक मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और उस कुछ नहीं होने के चक्कर में इसे ये क्या रख लेता है, मेंटेन। और जब तक इसे ये मेंटेन रखता है तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है, इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में। और जब तक इनहिबिन हार्मोन है तब तक FSH के लिए क्या है, काल है, वो FSH के लिए काल है, वो राक्षस का रूप धारण कर रखा है इस इनहिबिन ने कि जब तक मैं हूं तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता, फॉलिकल्स को ग्रो करवा ही नहीं पाएगा, और जब ग्रो करवा ही नहीं पाएगा तो आगे MC साइकिल आएगी ही नहीं, आगे MC साइकिल आएगी ही नहीं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है, बढ़ा हुआ है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम को क्या रखना, मेंटेन रखना। और जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में है एंडोमेट्रियम को कुछ होने नहीं देगा। और जब एंडोमेट्रियम को कुछ नहीं होएगा और वो प्रॉपर अमाउंट में बनी हुई रहेगी, प्रॉपर साइज एंड शेप ग्रहण कर रखी होगी, तब तक वो शेड ऑफ होगी ही नहीं। और जब तक शेड ऑफ नहीं होगी तो एंडोमेट्रियम सही रहेगी, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार रहेगी। इम्प्लांटेशन हो चुका है, उसके बाद में उसे ग्रहण करने की क्षमता उसमें मजबूत रहेगी, वो जड़ने की प्रोसीजर उसमें होगी ही नहीं। मान लिया अपने एंडोमेट्रियम को उसके बाद में डेसिडुआ बोलते हैं, ये आगे की प्रोसीजर है, अपन आगे चल के पढ़ लेंगे इसको। एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को क्या बोल देते हैं, डेसिडुआ। क्या बोल देते हैं, डेसिडुआ। ये जो सब चेंजेज होता है वो किस में होता है, ओवेरियन साइकिल में। किस में होता है, ओवेरियन साइकिल में। हाँ, अब ओवेरियन साइकिल में मैंने इतना कुछ बता दिया, और एक चीज का मैंने नाम लिया है, एक पार्ट का मैंने यहाँ पर नाम लिया है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है, और वो स्ट्रक्चर बनी है वो यूनिक स्ट्रक्चर है। क्या है, यूनिक, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद की जो फेज होती है, जो क्रिया होती है, उसे एक अलग नाम दिया गया है, और इससे जो पहले क्रिया होती है उसे क्या दिया गया, अलग नाम। इससे पहले क्या बोलता था मैं, हर बार मैंने बोला है फॉलिकल्स, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स या प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, यही नाम दिया है मैंने। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया है, फॉलिकल्स का। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है तो उसके बाद की जो आगे की जो ये प्रोसीजर होती है, कॉर्पस एल्बिकेंस का, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट होना, कॉर्पस एल्बिकेंस का बनना, और उसके बाद में वापस से वेजाइनल रूट से क्या निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो जब बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद में इसे क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। 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 ये कौन सी फेज है, फॉलिक्यूलर फेज, और ये कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज। अब यहीं पर एक चीज का क्लियर कर लेना, तभी मैंने ये पहले नहीं बताया था वर्ड, अब बता रहा हूं मैं।
एमसी साइकिल तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग पढ़ाते हैं, आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है 28 डे। सही बात है ना। 14 डेज पर क्या होता है? ओवुलेशन। क्या होता है? ओवुलेशन। आज तक तुम लोग यही पढ़ते आए हो, यही तुम लोगों को पढ़ाया जाता है, रट्टन विद्या कर रखी है कि बस 28 दिन। एमसी साइकिल का जैसे ही क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल एमसी साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, और उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है 16 दिन, 13 दिन, 18 दिन, 21 दिन। तुम लोग क्या कहते हो? हिसाब दिया हुआ ही नहीं था, ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं। जबकि राइट आंसर क्या है? 21 दिन। क्या है? 21 दिन। तो ध्यान रखना, जो एमसी साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? 21 से लेकर 35 डेज। कितनी होती है? 35 डेज। 21 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आए, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? नॉर्मल। कभी भी अब नॉर्मल नहीं होती है, कभी भी अब नॉर्मल नहीं होती है। क्या होती है? नॉर्मल। अगर 21 से 35 दिन के बीच किसी भी फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो वो कभी अब नॉर्मल नहीं है। क्या है? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। 28 दिन तो अपन क्या लेते हैं? बेस्टम बेस्ट। क्या लेते हैं? बेस्टम बेस्ट। भाई 3 वीक, 5 वीक और बीच का 4 वीक, बीच का 4 वीक, 7 चौक 28, 28 दिन। बेस्टम बेस्ट लेते हैं अपन 28 दिन, लेकिन होती कितनी है नॉर्मल? 21 से 35 दिन। और ओवेरी के अंदर 2 ही साइकिल्स चलती हैं, फॉलिकुलर साइकिल और ल्यूटियल साइकिल। फॉलिकुलर फेज बोल दो, ल्यूटियल फेज बोल दो। तो इनके अंदर जब 2 ही चलती हैं तो मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि जो ल्यूटियल फेज होती है वो कब स्टार्ट होती है? जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है? निर्माण। और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कब होता है? 28 दिन के अंदर, 14 डे पे। जो 28 दिन वाली साइकिल होती है उसमें 14 डे पर क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ध्यान रखना एक चीज का, गौर से सुन लेना, लिख लेना आराम से कि ल्यूटियल फेज जो होती है वो फिक्स 14 डेज की होती है। फिक्सम फिक्स 14 डेज की होती है। और जो फॉलिकुलर फेज होती है वो हमेशा क्या होती है? वेरिएबल। कभी भी फिक्स नहीं होती है। 28 दिन की है तो 14 डे पर क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर 35 दिन की साइकिल आती है किसी को तो ओवुलेशन कब हो रहा है? 35 में से कितने घटाओ? 14 घटाओ। कितने आए? 21 डे। कितने आए? 21 डे। तो ध्यान रखना 21वें दिन क्या होता है? 21 आए क्या? कितने आए? 21 है। तो 21वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन। क्या होता है? ओवुलेशन। तो ध्यान रखना 14 डे पर ना होकर कितने दिन पर होगा? 21 डेज पर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। क्या होगा? ओवुलेशन। 21वें दिन पर क्या होगा? ओवुलेशन। इस चीज को याद रखना। तुमसे कभी भी कोई पूछे कि साहब मेरे साइकिल आ रही है, तुम लोग जो मेथड फॉलो करते हो कॉन्ट्रासेप्शन में तुम लोग पढ़ोगे नेचुरल मेथड या कैलेंडर मेथड। जब कैलेंडर मेथड पढ़ते हो तो उसमें ये डेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। साइकिल तुम्हारे आती है 35 दिन की और तुम लोग पहले वाले दिन को तो बचा लेते हो और उसके बाद वाले दिन को नहीं बचा पाते। और जब नहीं बचा पाते हो तो ये रूट फॉलो हो ही नहीं पाता है। ध्यान रखना कौन से वाले दिन पर होगा? 21वें दिन पर। और जो ओलिगोमेनोरिया की शिकायत होती है किसी लेडी को तो उसके ट्रीटमेंट में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता ही नहीं होगा कि ल्यूटियल फेज फिक्स है, 14 दिन की फेज होती है। फिक्सम फिक्स 14 डेज की जो फेज होती है। तो इसके बाद में वेरिएबल फेज यही होती है। अब मान लो ओलिगोमेनोरिया की आपके पास वो आई, लेडी आई, क्योंकि तुमको CCH का कोर्स करवाया जाता है, CHO की एग्जाम लगती है। और जब CHO की एग्जाम लगती है तो तुम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हो। और जब हेल्थ ऑफिसर बनते हो तो ड्यूटी कहाँ लगती है? कम्युनिटी के अंदर। और वहाँ पर ओलिगोमेनोरिया की शिकायत आ सकती है। और जब आ सकती है तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे तो 40वें दिन पर क्या आती है? MG साइकिल। तो मेरे तो बच्चा हो ही नहीं पा रहा है। तो आप लोगों को उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या सजेशन देना है, वो पूछती है। कुछ ना कुछ मेरी मदद करो। और जब कुछ ना कुछ मदद करो तो तुम लोगों को पता ही नहीं होगा कि ओवुलेशन कब हो रहा है, कौन से दिन हो रहा है। तो तुम लोग क्या कहोगे? यार
14 डे पे ओवुलेशन होता है, 14 डे पे ओवुलेशन हो गया तो जो बाकी का बच गया वो खत्म मैटर, सही है। तो लेकिन यहाँ ये नहीं करना है, 40 में से कितने घटाने, 14 डे, 14 डे घटाए तो कितने आए, 26। तो 26वें डे पर क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवुलेशन। आपको उसे बताना है कि लगभग 22-23 दिन बाद में आप सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करो और उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। तो ओवेरियन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये यूटेराइन साइकिल भी इंपॉर्टेंट साइकिल है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अपन यूटेराइन साइकिल को ही मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, लेकिन जब तक ओवेरियन साइकिल नहीं होती है तब तक यूट्रस के अंदर कोई साइकिल नहीं चल रही होती है। आप यहीं पर सुन लो उसको, मैं वहाँ पर अलग से और पढ़ाऊंगा, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक कंडीशन यहीं सुनते रहो। यहाँ से सबसे पहले कौन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन। कौन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन। और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है तो उधर एंडोमेट्रियम क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है 12वें से 14 डे के ऊपर, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का जो एंडोमेट्रियम की ग्रो करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसे क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जैसे ही उसे मेंटेन करके रखता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू होता है, क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। जैसे जैसे एल्बिकेंस बनता है वैसे वैसे वो डीजनरेट, जो एंडोमेट्रियम आपने मेंटेन करके रख रखी थी वो क्या होना शुरू होता है, डीजनरेट होना शुरू होता है। और जब डीजनरेट होना शुरू होता है तो मेंस्ट्रुअल फेज आना क्या हो जाती है, शुरू। क्या हो जाती है, शुरू। मेंस्ट्रुअल फेज जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बनना शुरू होती है, यहाँ पर लास्ट में एंडिंग हो जाती है। उसके बाद में ये फॉलिकल्स जो होती हैं ग्रो करने की प्रोसेस, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद में जैसे जैसे ये बनता रहेगा और 14 दिन पर जैसे ही इसका सीक्रेशन होगा, किसका सीक्रेशन होगा, ओवम का, उसके बाद में ये यहाँ तक लगभग 18 दिन तक कौन सी फेज बनेगी, प्रोलिफरेटिव फेज। और 18 दिन से लेकर 0 दिन तक कौन सी फेज रहेगी, सिक्रेटरी फेज। ये अपन सब लोग कहाँ पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा आगे चलकर, कहाँ, यूटेराइन साइकिल के अंदर।